दोस्तों नमस्कार। हिंदी में खड़ी बोली का जो हिंदी भाषा का इतिहास है उसके बारे में अपन एक वीडियो देख चुके थे जिसमें 30 क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किए थे। आज 30 क्वेश्चन के आगे के वीडियो क्वेश्चंस देखने वाले हैं। यहाँ पर हिंदी शब्द है, क्वेश्चन यहाँ पर 31 से स्टार्ट करना था। उसके पहले अगर मैं होमवर्क की बात करूँ तो एक क्वेश्चन आपको दिया था कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो इसका आंसर आपने बताया होगा, क्या हो जाएगा, प्रथम महाकाव्य हो जाएगा प्रिय प्रवास। ठीक है, किसकी रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की जो रचना है ये हो जाएगी। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 30 क्वेश्चन अपन पढ़ चुके हैं और 30 क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाले हैं और 30 क्वेश्चन का एक वीडियो और आएगा। यानी कि अगर आप सब इंस्पेक्टर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो 90 क्वेश्चन है हर टॉपिक से मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन अपन तैयारी करने की कोशिश करेंगे। आज हिंदी भाषा का इतिहास का सेकेंड पार्ट देख रहे हैं। ये जो क्वेश्चन करेंगे दोस्तों ये पुरानी एग्जाम्स जो है सब इंस्पेक्टर की, इसमें पूछे गए क्वेश्चन है। यानी कि अगर आप टॉपिक जो है आपकी क्लास से या फिर किसी से बुक से आप पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आपके लिए मस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप सबसे पहले क्या करें, ऑब्जेक्टिव की तैयारी करें। तो जैसे आप यहां पर कर रहे हैं, आज का क्वेश्चन है हिंदी शब्द है। हिंदी शब्द है दोस्तों उर्दू भाषा का, अरबी भाषा का, अवधी बोली का या फारसी भाषा का। आपका आंसर आप मुझे बता दीजिए क्या हो जाएगा। दोस्तों आपका आंसर होना चाहिए, दोस्तों जब भारत में सिंध प्रांत था, भारत को पहले क्या कहा जाता था, ईरानियों के द्वारा सिंध प्रांत कहा जाता था। और ये फारसी के जो लोग थे वो दोस्तों स को ह बोला करते थे, स को ह बोला करते थे और ध को द बोला करते थे। तो सिंध से क्या बन गया दोस्तों, हिंद बन गया। और हिंद में रहने वाले लोगों की भाषा क्या बन गई, हिंदी भाषा बन गई। तो यहाँ पर जो शब्द है दोस्तों हिंदी, ये किस भाषा का है, फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी किस भाषा का शब्द है दोस्तों, तो आपके पास क्या हो जाएगा, फारसी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास, मातृभाषा कहलाती है। मातृभाषा कौन सी हो जाएगी, वह भाषा जिसे बालक अपने पड़ोस से अपनाता व सीखता है, वह भाषा जिसे बालक अपने परिवार से अपनाता व सीखता है, वह भाषा जिसे बालक अपने कंप्यूटर से अपनाता व सीखता है, वह भाषा जिसे बालक अपने स्कूल से सीखता व अपनाता है। तो दोस्तों यहाँ पर बात करें तो पड़ोस से तो होगा नहीं, क्योंकि आपके पड़ोस में अगर कोई मान लो बंगाली परिवार रहता है तो क्या आपकी भाषा बंगाली हो जाएगी मातृभाषा, तो नहीं होगी। तो ये ऑप्शन तो हट जाएगा। वह भाषा जिसे बालक अपने कंप्यूटर से, कंप्यूटर किसी भी भाषा में हो सकता है, आप चाइना में जाओगे तो चाइनीज लैंग्वेज में मिल जाएगा आपको। वह भाषा जिसे बालक अपने स्कूल से, स्कूल किसी भी मीडियम का हो सकता है, तो ये आंसर होगा नहीं। तो आपके पास जो आंसर बचा है दोस्तों वो है बी, वह भाषा जिसे बालक अपने परिवार से सीखता है। तो आप जिस परिवार में जो आपकी भाषा बोली जाती है वह आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों, मातृभाषा हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। जो दोस्तों क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, ऑप्शन है हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु। दूसरा क्वेश्चन है भारतीय लेखकों की आर्थिक सहायता हेतु, भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु। लेखन कर लेना, या लेखक लिखा हुआ या लेखन कर लेना, लेखन हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहां पर जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा सी वाला, क्योंकि भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु क्या दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अच्छा, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है उसकी शुरुआत 1965 में हुई थी। कब हुई थी, यहां पर मैं लिख लेता हूं दोस्तों, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1965 में। और सबसे पहला जो पुरस्कार है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था दोस्तों, आपको याद होगा, गोविंद शंकर कुरूप को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ये मलयालम भाषा के लेखक थे और इन्हें जो है सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अच्छा, कब दिया गया, तो सबसे शुरुआत कब हुई थी, 1965 में, तो पहला इन्हें ही दिया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी का ऐसा कौन सा कवि था जिसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, तो सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत जो है सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी में सबसे पहले इन्हें मिला था। अगला क्वेश्चन है विद्यापति की पदावली की भाषा कौन सी है। दोस्तों विद्यापति को आपको पता है क्या कहा जाता है, मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं। विद्यापति को जो है मैथिली कोकिल कहा जाता है, मैथिली
कोकिल कहा जाता है। और विद्यापति की जो कुछ रचनाएं हैं वो किस भाषा में है? अवहट्ट में। अवहट्ट क्या है दोस्तों? अपभ्रंश और हिंदी के बीच की भाषा कौन सी है? अवहट्ट है। तो अवहट्ट में भी इनकी कुछ रचनाएं हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन आपके पास केवल मैथिली है, तो आप यहाँ पर आंसर क्या लगाएंगे? मैथिली लगाएंगे, ब्रज भोजपुरी मगही नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है? मतलब खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले गद्य रूप में कहाँ हुआ है? ठीक है, इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहां पर ऑप्शन है आपके पास भक्ति सागर, सूर सागर, काव्य सागर और प्रेम सागर। दोस्तों आपको पिछले वीडियो में मैंने बता चुका हूं कि सुर सागर जो है सूरदास जी की रचना है और ये किस भाषा में है? ब्रज भाषा में लिखी हुई है, तो ये आपका आंसर होगा नहीं। बचा दोस्तों प्रेम सागर आपका आंसर हो जाएगा। आपका जो फाइनल आंसर होगा वो प्रेम सागर हो जाएगा, क्योंकि प्रेम सागर जो पुस्तक है वो किसकी है? प्रेम सागर पुस्तक है दोस्तों लल्लू जी लाल की। लल्लू जी लाल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसमें खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है ब्रिज भाषा, अवधी, मैथिली और भोजपुरी। क्या ऑप्शन है आपके पास? 4 ऑप्शन हो जाएंगे, ब्रज, अवधी, मैथिली और भोजपुरी आपके पास ऑप्शन हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों? अब दोस्तों अगर सबसे पहले ये सोचते हैं कि विनय पत्रिका किसकी रचना है, तो विनय पत्रिका जो है दोस्तों वो तुलसीदास जी की रचना है। तुलसीदास राम भक्त कवि हैं और राम भक्त कवि तुलसीदास जी की जो है भाषा कौन सी है? यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, मैं जो समझा रहा हूँ कि इनकी भाषा कौन सी है। इनकी भाषा हो जाएगी दोस्तों अवधी भाषा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों विनय पत्रिका के बारे में पूछा गया है, तो विनय पत्रिका का आंसर अवधी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि विनय पत्रिका जो है वो ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है। क्योंकि तुलसीदास जी की प्रमुख भाषा तो अवधी और अवधी के प्रमुख कवि तुलसीदास है, लेकिन इनकी जो कुछ रचनाएं हैं जैसे विनय पत्रिका हुई, कवितावली, गीतावली, ये रचनाएं जो हैं वो दोस्तों वो किस भाषा में है? ये ब्रज भाषा में लिखी गई रचनाएं हैं। और ये शायद मैं आपको पहले बता चुका हूं पिछले वीडियो में। तो दोस्तों अगर आपने पुराना वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो एक बार उसको जाके आप देख लीजिए। मुश्किल से 25-27 मिनट का वीडियो है जिसमें 30 क्वेश्चन है, लेकिन 30 क्वेश्चन नहीं, उसमें दोस्तों कम से कम 100 क्वेश्चन कवर करवाएं। जिससे डिस्क्रिप्शन में जैसे क्वेश्चन को मैं समझाता हूं तो उसमें और भी क्वेश्चन आपके कवर करवा देता हूं और आपको रिपीट भी होते रहते ताकि आपको याद होते रहे। तो कौन सी भाषा है इन 3 की? ब्रज भाषा है, लेकिन बाकी जो इनकी रचना है वो किस भाषा में है? अवधी भाषा में है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि किस दूसरे देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने के लिए किया जाता है? दोस्तों यहाँ दूसरे देश से मतलब है भारत को छोड़कर, भारत को छोड़कर। और वैसे भी ऑप्शन में आपको दो है दोस्तों, वो भारत नहीं मिलेगा। मतलब किस देश में हिंदी का प्रयोग लिखने व बोलने के लिए किया जाता है? तो दक्षिण अमेरिका होगा नहीं, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? मॉरिशस हो जाएगा। क्लियर है? फिजी देश में भी बोलने वालों की संख्या जो है बहुत सारी संख्या में फिजी देश है, वहां पर भी हिंदी बोलते हैं लोग। ये दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। एक क्वेश्चन और कवर हो जाता है आपका। अगला क्वेश्चन है कि राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? क्या क्वेश्चन है? राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन है 1963, 1961, 1965 और 1969। तो दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा आपका? आप बता दीजिए। तो दोस्तों यहां पर क्वेश्चन है कि राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 1963 में क्या है? राजभाषा अधिनियम पारित किया गया था। और एक दोस्तों ऑप्शन में आपके पास कभी कभी 1967 भी मिलता है। तो जो दोस्तों 1963 है और 1967 है, इन दोनों में राजभाषा अधिनियम पारित किए गए। और इससे क्या बताया गया कि हिंदी और साथ में क्या है दोस्तों, इंग्लिश भी आपकी राजकीय कार्यकाज की भाषा हो जाएगी, यानी कि राजभाषा इसे आप मान सकते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश क्या हो जाएगी? आपकी राजभाषा हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? तो राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? 1955, 1956, 1959 और 1960 में कब किया गया था राजभाषा आयोग का गठन? आपका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों कि 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। क्लियर है? और यहाँ पर क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे दोस्तों? बीजी खेर की अध्यक्षता में बीजी खेर की अध्यक्षता, या खेर या कहीं खरे भी देखने को मिलेगा, तो बीजी खेर की अध्यक्षता में, खेर आपको ज्यादातर यही देखने को मिलेगा। तो बीजी खेर की अध्यक्षता में क्या था दोस्तों? राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है खड़ी बोली का विकास किस भाषा से हुआ है? ऑप्शन है आपके पास ब्रिज भाषा, अवधी भाषा,
दक्षिणी हिंदी और अपभ्रंश। तो यहाँ पर दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है, क्या आंसर हो जाएगा ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ, आपको ये पूरा पैटर्न में बता चुका था कि मैं यहाँ लिखूंगा नहीं, लेकिन आप याद रखना सबसे पहले आई थी लौकिक संस्कृत, फिर आई थी वैदिक संस्कृत, फिर आई थी आपकी पाली भाषा, फिर आई थी प्राकृत भाषा, ठीक है। उसके बाद 5वें नंबर पर आपकी क्या हो जाएगी, प्राकृत के बाद अपभ्रंश आई थी, आपको याद हो तो क्या आया था, अपभ्रंश भाषा आई थी। और अपभ्रंश के बाद आपकी जो है दोस्तों वो खड़ी बोली, जिसे आप क्या बोलते हैं, कोरवी भी बोलते हैं, जो कि कौन सी भाषा है, पश्चिमी हिंदी की भाषा है। इतना कुछ मैंने आपको बताया था, तो ये आपको याद रहना चाहिए। और अपभ्रंश और खड़ी बोली के बीच में एक संक्रमणकालीन भाषा आई थी जिसका नाम क्या था, अवहट्ट भाषा। ये अगर दोस्तों आपको पता है तो आपके कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं सीधे सीधे। तो यह खड़ी बोली का विकास किस भाषा से हुआ है, तो खड़ी बोली के ऊपर वाली भाषा कौन सी है दोस्तों, अपभ्रंश भाषा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अपभ्रंश भाषा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वी भाषा किसे कहते हैं। दोस्तों वी भाषा के ऑप्शन में खड़ी बोली हिंदी को, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, हिंदी क्षेत्र की शेष बोलियों को, एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को। आपने पुराना वीडियो देखा है तो मैं आपको बता दूं कि आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा कौन सी हो जाएगी, बोली हो जाएगी। बोली में साहित्य की रचना नहीं होती है, बोली से थोड़ा सा विस्तृत क्षेत्र होता है तो उसे क्या कहा जाता है, वी भाषा कहते हैं। और वी भाषा में जो है साहित्य की रचना होने लगती है। और सबसे बड़ा क्षेत्र क्या है, वी भाषा से भी बड़ा क्षेत्र क्या होता है, भाषा कहलाता है। सबसे उन्नत लैंग्वेज क्या होती है, सबसे उन्नत क्या होती है, भाषा होती है। तो यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर हिंदी से संबंधित नहीं होती है, ये किसी भी भाषा के लिए हो सकती है, किसी भी बोली से हो सकती है। तो हिंदी जहाँ भी लिखा है उन तो आप उसको आप हटा देंगे। अगला ऑप्शन है आपके पास एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को, मतलब ये छोटा सा क्षेत्र हो गया, मतलब भाषा से छोटा क्षेत्र, तुलनात्मक रूप से भाषा से छोटे क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा क्या कहलाती है, वी भाषा कहलाती है। क्लियर है। और इससे भी छोटा क्षेत्र क्या हो जाएगा, बोली का। लेकिन बोली में जो है वो साहित्य की रचना नहीं होती है, वी भाषा में साहित्य की रचना होती है और भाषा में भी साहित्य की रचना होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके पास अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पश्चिमी हिंदी की क्वेश्चन है आपके पास कि पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है। तो पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियां, पश्चिमी हिंदी में मैंने आपको 5 बोलियां बताई थी हिंदी में, आप इसे पश्चिमी हिंदी को हिंदी ही मानते हैं क्योंकि पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां होती हैं। सबसे पहली होती है दोस्तों खड़ी बोली, जिसे आप कोरवी भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों अगर बात करो कन्नौजी अवधी, अवधी जो है दोस्तों वो अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी, तो आपकी क्या हो जाएगी, ये पूर्वी हिंदी की हो जाएगी, तो ये होगा नहीं। यहाँ पर ब्रज भाषा और बघेली भाषा, बघेली मैंने अभी बताया कि अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की है, तो ये दोनों ऑप्शन होंगे नहीं। फिर छत्तीसगढ़ी भी क्या है, पूर्वी हिंदी की है, तो ये तीनों ऑप्शन आपके पास गलत हो जाएंगे और आपका आंसर क्या हो जाएगा, खड़ी बोली और बुंदेली, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं आप पर बता रहा था कि आपके पास खड़ी बोली की जो पश्चिमी हिंदी है उसकी 5 भाषाएं हैं, 5 बोलियां हैं। कौन कौन सी हैं, सबसे पहले हो जाएगी खड़ी बोली जिसे आप कोरवी भी कहते हैं। दूसरी क्या होती है, बांगरू, जो कौन सी है, बांगरू हरियाणवी लैंग्वेज है, ठीक है। और नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास बुंदेली, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपके पास क्या हो जाएगा, कन्नौजी। एक और बता दीजिए कौन सी होती है, एक और तो आपको पता ही है, ब्रज भाषा क्या है, ये पश्चिमी हिंदी की है। तो ये आपके पास 5 भाषाएं हो जाती है। और आप ये अगर आपको पता था तो आप यहां से कर सकते थे, या फिर पूर्वी हिंदी की ABC बताया था, अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी, तो यहां से भी आप कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं। अभी पिछला क्वेश्चन मैंने बताया आपको कि हिंदी भाषा की विख्यात बोलियां कितनी हैं, यहाँ पर 5 हो जाएगी, 1 2 3 4 और 5। तो कौन कौन सी हो जाएगी ये मैंने आपको बता दिया है, तो आप सीधा आंसर क्या लगा सकते हैं, 5 लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास, हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। दोस्तों खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य आपको बताया था, अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा लिखा गया प्रिय प्रवास। लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। ऑप्शन है सतसई, रामलला, पृथ्वीराज रासो और आलाउदल। तो यहां पर दोस्तों अगर हिंदी भाषा का अगर बात की जाए तो हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य क्या हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी, अगर इस टाइप से पूछ लिया जाए तो आप यहां से लिख सकते हैं चंद बरदाई। चंद बरदाई ने किसकी रचना की थी, पृथ्वीराज रासो की रचना किसके द्वारा की गई थी, चंद्र बरदाई के द्वारा की गई थी। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि जयशंकर प्रसाद की काव्य की भाषा कौन सी थी, यानी कि जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा कौन सी थी। तो आपके पास ऑप्शन है अवधी, मगही, मैथिली और खड़ी बोली हिंदी। अगर जयशंकर प्रसाद की बात की जाए दोस्तों तो आपका आंसर हो जाएगा खड़ी बोली हिंदी, क्योंकि जयशंकर प्रसाद की भाषा कौन सी है, खड़ी बोली हिंदी का ही उन्होंने शुद्ध रूप से प्रयोग किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक फिल्में बनने वाली बोली कौन सी है। अगर दोस्तों भारत में बात करें तो सर्वाधिक फिल्में किस भाषा में बनती हैं, तो सर्वाधिक फिल्में बॉलीवुड में बनती हैं। ठीक है, बॉलीवुड में बनती है मतलब कौन सी भाषा हो जाएगी दोस्तों, हिंदी भाषा हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर बोली की बात कर रहे हैं तो बोली कौन सी है, भोजपुरी बोली ऐसी है जिसमें हिंदी के बाद, अगर इस टाइप से भी बोल सकते हैं कि हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा, बॉलीवुड के बाद सबसे ज़्यादा फिल्में किस में बनती है भारत में, भोजपुरी में बनती हैं। क्लियर है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बोली कौन सी हो जाएगी सर्वाधिक फिल्में बनाने वाली, वो हो जाएगी दोस्तों भोजपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि किस ग्रंथ में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है, किस ग्रंथ में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है, मतलब ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है। ऑप्शन है आपके पास महाभारत, रामचरितमानस, ऋग्वेद और अवेस्ता। तो यहाँ पर आंसर दोस्तों सीधे सीधे आपका रामचरितमानस हो जाएगा जिसमें हिंदी का सबसे पहली बार प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 48 नंबर का कि कुल कितने भारतीय राज्यों की राजभाषा हिंदी है। यहां पर दोस्तों अगर पूछ लिया जाए इस टाइप से तो भारतीय राज्य इसमें तो 10, 7, 15, 12 ऑप्शन है, लेकिन आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा 10 भारतीय राज्यों की राजभाषा क्या है, हिंदी है। जैसे बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश भी हो जाएगा, मध्य प्रदेश और राजस्थान, उत्तर प्रदेश तीनों तो है ही सही, झारखंड की भाषा भी हिंदी है, साथ ही उत्तर प्रदेश की भाषा हिंदी हो गया है, उत्तराखंड की भाषा भी क्या है आपके पास हिंदी है, और छत्तीसगढ़ की बता दिया है, बिहार की बता दिया। तो इस टाइप से जो ये 9-10 राज्य हैं, 10 राज्य हैं सॉरी, जिनकी भाषा क्या है दोस्तों हिंदी है। ये आपको डायरेक्ट ही याद रखना है, और अगर आपको याद हो जाए राज्यों के नाम तो और अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास हिंदी भाषा के वर्तमान स्वरूप को विकसित और संस्कारित करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद जिन्हें कहा जाता है, राजा शिव प्रसाद को सितारे हिंद कहा जाता है, और आमिर खुसरो। तो यहाँ पर दोस्तों विकसित और संस्कारित करने का जो महत्वपूर्ण योगदान है वो किया था दोस्तों, यहाँ पर इसका जो 49 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्या आंसर हो जाएगा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी आपका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से किसे राष्ट्रभाषा की परिभाषा के अंतर्गत रखेंगे, किसे राष्ट्रभाषा की परिभाषा के अंतर्गत रखेंगे। तो यहां पर है साहित्य सृजन की भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा, या संविधान द्वारा स्वीकृत भाषा, या बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा। यहां पर दोस्तों ध्यान दो कि आपकी राष्ट्रभाषा के बारे में पूछा है, किसके बारे में पूछा है दोस्तों, राष्ट्रभाषा के बारे में पूछा है। तो राष्ट्रभाषा का मतलब होता है कि पूरे राष्ट्र के लोगों के द्वारा बोलने वाली भाषा, यानी कि आंसर हो जाएगा बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन सी हो जाएगी दोस्तों, राष्ट्रभाषा। दोस्तों भारत में राष्ट्रभाषा का कोई प्रावधान नहीं है, भारत में राजभाषा का प्रावधान है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास पेशाची से कौन सी भाषा विकसित हुई है। क्या क्वेश्चन है आपके पास कि पेशाची से कौन सी भाषा विकसित हुई है। ऑप्शन है मराठी, गुजराती, पंजाबी और राजस्थानी। तो दोस्तों यहां पर पेशाची की बात की जाए तो पेशाची भाषा कहाँ की है। पेशाची से दोस्तों एक तो लहंदा और जो पाकिस्तान है वहां की भाषाओं का निर्माण हुआ है। पेशाची क्या है, एक लिपि है। पेशाची क्या है, एक लिपि है। इससे लहंदा कहाँ की है दोस्तों, पंजाब की है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। क्लियर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाला कवि का नाम पूछा है। खड़ी बोली हिंदी में सबसे पहले रचना किसने की थी दोस्तों, तो वो जाएगा अमीर खुसरो की रचनाएं क्या है। सबसे पहले इसने अमीर खुसरो ने, जिसे तोताए हिंद का, तोते हिंद भी कहा जाता है जिसे, तो यहाँ पर इन्होंने खड़ी बोली हिंदी में सबसे पहली रचना की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था, उत्तरकालीन अवस्था का मतलब ये हुआ दोस्तों कि अपभ्रंश के बाद में किस भाषा का विकास हुआ। अपभ्रंश के बाद में किस भाषा का विकास हुआ ये पूछा गया है। बाद में, अब उत्तरकालीन का मतलब हो गया दोस्तों बाद में। तो यहाँ पर ऑप्शन है पाली,
प्राकृत, अवहट्ट और संस्कृत। तो मैं आपको बता चुका हूं कि सबसे पहले आया था वैदिक संस्कृत, फिर आया था लौकिक संस्कृत, उसके बाद आई थी पाली भाषा, फिर आई थी प्राकृत भाषा, उसके बाद आई थी अपभ्रंश, उसके बाद आई थी अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद संक्रमणकालीन अवहट्ट, और उसके बाद क्या हो जाएगा, अवहट्ट के बाद हिंदी की भाषा आ जाएगी। ठीक है, खड़ी बोली हिंदी आ जाएगी। तो अपभ्रंश के बाद मैंने क्या बोला था अभी, अवहट्ट। तो संक्रमणकालीन भाषा कौन सी है, अवहट्ट है, यानी कि अपभ्रंश की उत्तरकालीन भाषा कौन सी है, तो अवहट्ट हो जाएगी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय क्या कहा जाता है। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी। अभी दोस्तों पिछले क्वेश्चन पे ही चलते हैं। ये हो गया दोस्तों आपके पास अपभ्रंश, और ये हो गई हिंदी, इसे ही क्या बोलते हैं, पुरानी हिंदी बोलेंगे। इससे फिर आधुनिक हिंदी का निर्माण हुआ है। तो इनके बीच में एक संक्रमणकालीन अवस्था को क्या बोलते हैं, अवहट्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवहट्ट, अवहट्ट संक्रमणकालीन अवस्था को बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन पर फिर से आते हैं। तो यहाँ पर अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की भाषा बोली है, तो मैंने क्या बोला, संक्रमणकालीन भाषा। अब संक्रमणकालीन जैसा ऑप्शन देखिए, उत्कर्ष तो होगा नहीं, अवसान भी नहीं हुआ है। संक्रांति और प्राकृत, प्राकृत होगा नहीं तो क्या हो जाएगा, संक्रांति। संक्रांति को ही क्या बोलेंगे अपन दोस्तों, संक्रमणकालीन। क्लियर है। तो यह आपके पास यहाँ इस टाइप से क्वेश्चन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है आपके पास कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। क्या क्वेश्चन है आपके पास, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 1801 में, 1810 में, सन 1800 ईस्वी में और 1808 ईस्वी में। तो दोस्तों ये तो आपको पता होना चाहिए कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, 1800 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1800 ईस्वी में हुई थी। लेकिन यहां पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कहां पर हुई थी, कहां पर हुई थी, तो कोलकाता में हुई थी, कलकत्ता भी आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन 1800 मतलब जो है समय कौन सा था दोस्तों, गवर्नर जनरल का समय था। तो उस टाइम पर तत्कालीन जो गवर्नर जनरल था, तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था, ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं इसमें। तो हो जाएगा 1800 में कौन था, लॉर्ड वेलेस्ली, जिन्होंने सहायक संधि दी थी। लॉर्ड वेलेस्ली के समय में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी। तो ये आपको मैंने अभी बताया है, इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। क्या आंसर हो जाएगा आपका, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी, कलकत्ता में हुई थी। कब हुई थी, 1800 ईस्वी में हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था। हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था। ऑप्शन है गोपाल स्वामी अयंगर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों ये क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। तो आपको याद होना चाहिए कि जो गोपाल स्वामी अयंगर थे, उन्होंने सबसे पहले सभा जो थी, संविधान सभा थी, उसमें हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है। भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, आप बता सकते हैं 8वीं अनुसूची में जो है भाषाएं हैं। ठीक है, और कितनी भाषाएं हैं दोस्तों, 22 भाषाएं हैं। ठीक है, संविधान निर्माण के समय कितनी थी, 14 भाषाएं थी। फिर 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई दोस्तों, सिंधी जोड़ी गई 21वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, और फिर उसके बाद 3 भाषाएं और जोड़ी गई, फिर उसके बाद 4 भाषाएं और जोड़ी गई। तो इस हिसाब से कितनी भाषाएं हो गई, 22 भाषाएं। आप याद रख सकते हैं मैथिली, संताली, डोगरी, बोडो, जो 4 भाषाएं जोड़ी गई 92वां संविधान संशोधन 2003 के अंदर। तो ये आप याद रख सकते हैं। तो इस टाइप से आप कितनी भाषाएं हो जाती है, टोटल 22 भाषाएं हो जाती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप बोलोगे तो 30 भी हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी एक तो मणिपुरी, फिर हो जाएगी नेपाली, एक हो जाएगी कोंकणी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 59वां क्वेश्चन है दोस्तों, मैथिली में साहित्य सृजन करने वाला रचनाकार कौन है। अब दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन है। आपको पता है कि मैथिली भाषा के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि विद्यापति को क्या कहा जाता है दोस्तों, मैथिली कोकिल कहा जाता है। जब विद्यापति को मैथिली कोकिल कहा जाता है तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, साहित्य का सृजन करने वाला रचनाकार कौन हो जाएगा, विद्यापति हो जाएगा। कौन हो जाएगा, विद्यापति, जिसे क्या कहा जाता है, मैथिली कोकिल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी विश्व में बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से किस स्थान पर है। यहां पर दोस्तों हिंदी का स्थान पूछा है कि विश्व भर में हिंदी कौन से नंबर पर आती है बोलने के मामले में। तो सबसे पहले नंबर की बात की जाए दोस्तों, दूसरे नंबर की भी बात कर लेते हैं, तीसरे नंबर की भी बात कर लेते हैं। ठीक है,
पहले नंबर पर कौन सी आ जाएगी दोस्तों? पहले नंबर पर जो पहले हुआ करती थी वो थी चीन की लैंग्वेज, लेकिन वर्तमान में पहले नंबर पर कौन सी भाषा है दोस्तों? अंग्रेजी। मतलब इंग्लिश जो है विश्व में पहले नंबर पर बोली जाती है अभी वर्तमान में। दूसरे की बात की जाए दोस्तों, दूसरे में एक चाइना की लैंग्वेज है, चीनी लैंग्वेज है, कौन सी? मैंड्रेन। मैंड्रेन जिसे क्या बोला जाता है? एक बार मैं फिर से लिख लेता हूं इसको, मैंड्रेन। आप इसे हिंदी में क्या पढ़ते हैं? मंदारिनी। और तीसरे नंबर पर क्या हो जाएगी दोस्तों? अपनी मातृभाषा क्या हो जाएगी? हिंदी हो जाएगी। मतलब इंग्लिश सब, दूसरे पर चाइना, तीसरे पर हिंदी। दोस्तों एक दैनिक भास्कर का एक आर्टिकल आया था, उसमें अभी 7वें नंबर की और 11वें नंबर की भाषाएं भी बताई गई थी। 7वें नंबर पर विश्व में जब इंग्लिश सर्वाधिक टॉप पर पहुंची थी तब बताया था उसमें कि 7वें नंबर पर जो है दोस्तों बंगाली भाषा है, क्लियर है। और 11वें नंबर पर उर्दू हो जाएगी। 11वें नंबर पर कौन सी भाषा हो जाएगी? उर्दू भाषा हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो आपका होमवर्क है दोस्तों 60 क्वेश्चन, मतलब आज के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। 30 क्वेश्चन आज के प्लस 30 क्वेश्चन पहले के 60 क्वेश्चन हो गए। 30 क्वेश्चन का एक और अपन वीडियो लेकर आएंगे कल ही जल्दी से। तो एक होमवर्क के लिए आपके पास क्वेश्चन है, आप छानबीन करके इसके बारे में और पढ़ के आइएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा कि साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? मैं आपको ये बता देता हूं कि साहित्य अकादमी कहां पर है दोस्तों? नई दिल्ली में है। क्लियर है? कहां है दोस्तों? नई दिल्ली में। ऑप्शन आपके पास है ही सही, 1952, 1954, 1955, 1956। तो दोस्तों ये आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। इसके बाद दोस्तों हिंदी भाषा का इतिहास का एक वीडियो और आएगा, उसके बाद अपन वर्णमाला के क्वेश्चन करेंगे। इस प्रकार से टॉपिक बाय टॉपिक जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप भी अपना आकलन कर सकते हैं कि आपका स्कोर कितना रहा इन 30 क्वेश्चन में से, तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें।